Hello dear students, I am Umashankar Nirmalkar, Assistant Professor, Bharati College of Pharmacy. Today we will discussing about chronic renal failure. ठीक है, तो आज हम chronic renal failure देखेंगे जो आपके renal का डिसीज है. ठीक, लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो renal failure हमने देखा था. renal failure कंडीशंस होता है, कब होता है? when the kidney cannot remove the body's metabolic waste to perform their regulatory functions. ठीक है, मतलब रीनल फेलियर कब होता है? जब आपका जो किडनी है वो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, बाहर रिमूव करने का काम करता है, बाहर करने का काम करता है. वो फंक्शन वो अच्छे से नहीं कर पाता, मतलब अपने जो रेगुलेटरी फंक्शन है उसको भी अच्छे से नहीं कर पाता है. उस कंडीशन को हम बोलते हैं रीनल फेलियर. मतलब आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिन के थ्रू बाहर होता है, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है. तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि आपका बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बना हुआ है उसको आपका जो किडनी है वो रिमूव नहीं कर पाता है. इसी कंडीशंस को हम बोलते हैं रीनल फेलियर. ठीक है, तो ये आपका रीनल फेलियर हो गया. इट इज अ सिस्टेमिक disease and it is a final common pathway of many different kidney and urinary tract disease. ठीक है, तो ये आपका सिस्टेमिक डिसीज होता है, ब्लड से रिलेटेड डिसीज होता है. मतलब ब्लड में कहीं ना कुछ डिस्टर्बेंस होता है, आपका प्रेशर का डिस्टर्बेंस होता है, जिसके कारण से आपका किडनी भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाता. तो ये आपको इसलिए इसको सिस्टेमिक डिसीज कहा जाता है. ठीक है, जो आपके अदर किडनी डिसीज के को प्रोसीड करता है या एग्जागरेट करता है. ठीक है, हम देखते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर. ठीक है, क्रोनिक रीनल फेलियर या इसको हम इन एंड स्टेज रीनल डिसीज भी बोलते हैं, या इसको हम क्रोनिक किडनी डिसीज भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपका CRF या क्रोनिक किडनी डिसीज CKD या आपका एंड स्टेज रीनल डिसीज ESRD. ठीक है, तो आपका क्रोनिक रीनल फेलियर या आपका एंड स्टेज रीनल डिसीज क्या होता है? इट इज अ प्रोग्रेसिव irreversible deterioration in renal function in which the body's ability to maintain metabolic and fluid and electrolyte balance fails, resulting in uremia and azotemia. ठीक है, तो ये आपका एक प्रोग्रेसिव मतलब ये आपका एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे से तीसरे स्टेज, इस टाइप से आपका ये ट्रांसफर होता है, इसलिए हम इसको प्रोग्रेसिव डिसीज बोल रहे थे. इट इज अ प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल, मतलब इसका रिटर्न आना बहुत मुश्किल होता है. इस कंडीशन में आपका जो किडनी है वो रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको इरिवर्सिबल बोल रहे हैं. डिटोरिएशन मतलब टूटना या उसका धीरे धीरे एंड होना. ठीक है, तो उसको हम डिटोरिएशन बोल रहे हैं. इन रीनल फंक्शन, डिटोरिएशन इन रीनल फंक्शन का मतलब है रीनल फंक्शन धीरे धीरे खत्म होते जाना. इन विद द बॉडी एबिलिटी, मतलब इसमें बॉडी की जो एबिलिटी होती है, कौन सी एबिलिटी? मेटाबॉलिक एबिलिटी, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस की जो एबिलिटी होती है आपकी किडनी की, आपकी बॉडी की, वो क्या हो जाता है यहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, जिसके कारण से आपका जो मेटाबॉलिक है या फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है फेल हो जाता है, जिसके कारण से आपकी बॉडी में कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे यूरेमिया या एजोटेमिया. तो यूरेमिया क्या होता है? आपका हाई लेवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ब्लड. ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब है आपके जो यूरिया है और जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट है वो आपकी बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए उसका अमाउंट क्या है आपके ब्लड में बढ़ जाता है. उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं यहाँ पे यूरेमिया. ठीक है, और एजोटेमिया, तो एजोटेमिया मतलब आपका जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो, जैसे आपका यूरिया, क्रिएटिनिन, आपका जो बॉडी वेस्ट होता है उसका अमाउंट क्या जाता है आपके ब्लड में बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं यहाँ पे एजोटेमिया. ठीक है, तो ये कंडीशंस होते हैं आपके क्रोनिक रीनल फेलियर का. तो क्रोनिक का मतलब भी आप समझ रहे होंगे, क्रोनिक का मतलब होता है कि आपका बहुत लंबे समय से जो चला आ रहा है कंडीशन होता है, डिसऑर्डर होता है, उसको हम बोलते हैं क्रोनिक या लॉन्ग लास्टिंग, इसको हिंदी में जीर्ण भी बोला जाता है. ठीक है, तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है कि ये आपका नॉर्मल किडनी है. नॉर्मल किडनी, अगर ARF की बात करेंगे, एक्यूट रीनल फेलियर, जो हमने पहले क्लास में पढ़ा, ठीक है, तो उसमें आपका साइज क्या है, बड़ा हो गया, उसके कंडीशन अलग अलग थे. आपके क्रोनिक रीनल फेलियर, हम क्रोनिक रीनल फेलियर की बात करेंगे, जिसमें आपके यहाँ पे देखिए आपको यूरिक एसिड या यूरिया का क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण से आपका जो साइज भी है छोटा भी हो जाता है, क्योंकि अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है फंक्शनल ऑर्गन. इसके
डैमेज हो जाते हैं तो आपको किडनी ही डैमेज हो जाता है, जिसके कारण से अच्छे से आपका कुछ भी वर्क नहीं होता है उसमें। ठीक है, तो उसी कंडीशन को बोल रहा हूँ, इसका रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल डिसीज। या तो ये आपका हो गया क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है, क्रोनिक रीनल आपका कॉजेस ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर, कॉजेस ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आपका pyelonephritis, obstruction of the urinary tract, hereditary lesions us in polycystic kidney disease, vascular disorder, infection, medications और टॉक्सिक एजेंट। तो ये सब आपके पॉजिटिव एजेंट है जिसके कारण से आपका रीनल फेलियर कॉज हो सकता है। ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटस के कारण भी, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपका ये क्रोनिक रीनल फेलियर के रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्योंकि वो भी आपका फंक्शनली एक कंडीशंस होता है जिसमें आपकी बॉडी का फ्लूइड का मेंटेनेंस, बॉडी में ग्लूकोज का आपके ब्लड में ग्लूकोज मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, हाइपरटेंशन में आपके जो ब्लड का प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपके कॉज हो सकते हैं। क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है आपके जो ग्लोमेरुलर पार्ट होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, ग्लोमेरुलर पार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाना। ठीक है, उसके बाद आपका पायलोनेफ्राइटिस का मतलब हो जाता है आपका इन्फ्लामेशन इन किडनी। आपका ग्लोमेरुलस पार्ट या किडनी पार्ट में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो भी आपका अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, यूरिन का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं, यूरिन का रिमूवल मतलब जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट है उसका रिमूवल अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। तो हमने आपका एक्यूट रीनल फेलियर में देखा था, वहाँ पे आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट। दिस इज अ थर्ड स्टेज। आपका थर्ड स्टेज में क्या होता था कि आपका कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, तो ये भी आपका एग्जैगरेट करता है क्रोनिक रीनल फेलियर को। उसके बाद आपका इनहेरिटरी लेसन्स अस पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। ठीक है, तो ये आपका एक डिसीज होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, जिसमें जो आपके सिस्ट है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है किडनी में। तो उसमें क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सीड्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर सीड्स। क्लस्टर्स मतलब छोटे छोटे दाने, वो एक सिस्ट टाइप का, जैसे सिस्ट मतलब आपको जैसे एक डेथ सेल होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है किडनी में। तो इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। ठीक है, वस्कुलर डिसऑर्डर, जो आपके वेसल्स, आपके ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें भी आपके डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उनके कारण भी हो सकते हैं। और आपका इन्फेक्शंस, कोई मेडिकेशंस है या टॉक्सिक एजेंट है उसके कारण भी आपका इन्फेक्शन हो सकता है, तो किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण से किडनी अच्छे से काम नहीं कर पाता है। उस कंडीशन पे भी आपका क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है। उसके बाद दूसरा कंडीशन है आपका इन्वायरमेंटल एंड आपका ऑक्यूपेशनल एजेंट। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी और या ऑक्यूपेशनल एजेंट। ऑक्यूपेशनल एजेंट का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे आपके डिटर्जेंट है, एसिड्स है, एल्केली है, ऑयल्स है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। तो ये सब क्या है, ऑक्यूपेशनल एजेंट होते हैं जिसके कारण से भी क्रोनिक रीनल फेलियर होने के चांसेस होते हैं। दैट हैव बीन इम्प्लीकेटेड इन सीआरएफ इंक्लूडिंग। तो ठीक है, इसमें आपके एजेंट्स होते हैं जैसे आपके लेड, मरकरी एंड क्रोमियम। तो ये तीनों आपके एक इन्फेक्शियस एजेंट है या आपको पॉइजनस सब्सटेंस है जिसके कारण से आपको क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है। डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट इवेंचुअली बिकम नेसेसरी फॉर पेशेंट्स सर्वाइवल। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको डायलिसिस ही होता है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट ही होता है जो एक पेशेंट के लिए नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है आपका क्रोनिक रीनल फेलियर का। ठीक है, जिसमें अगर ट्रीट करना चाहेंगे तो आपके लिए दो कंडीशन होते हैं, एक तो डायलिसिस, एक तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन, और भी मेडिकेशन है जो आगे हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके कॉजेस हो गए। देन हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब आपका जो क्रोनिक रीनल फेलियर है उसका पैथवे कैसा है, मतलब वो कैसे होता है, क्या कंडीशंस होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं, या क्या कंडीशन होता है जिसके कारण से जिससे क्रोनिक रीनल फेलियर हुआ है। तो दिस इज अ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है, अज रीनल फंक्शन डिक्लाइन, रीनल फंक्शन जब डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है, मतलब डिक्रीज हो जाता है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ CHON, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, मतलब इन सब के मेटाबॉलिज्म के कारण जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है, विच आर नॉर्मली एक्सीटेड इन यूरिन, इसके द्वारा जो आपका CHON मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म से जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक्सीटेड होता है थ्रू यूरिन, यूरिन के द्वारा एक्सीट हो जाता है।
तो ये एक्सक्रीट नहीं हो पाता, मतलब एक्यूमुलेट इन दी ब्लड, ये एक्सक्रीट नहीं हो पाता है, जिसके कारण से वो क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ पे, ब्लड में। ठीक है, ब्लड में क्या हो जाता है, ये एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, इसी कंडीशन को हम यूरेमिया बोल रहे हैं। ठीक है, तो यूरेमिया डेवलप्स एंड एडवर्सली इफेक्ट एवरी सिस्टम इन दी बॉडी। तो इस कंडीशन से आपके ब्लड में एक्यूरेट होने के कारण ये आपके पूरे सिस्टम में फैल जाता है, पूरे सिस्टम में फैलने के कारण ही इसको हम क्रोनिक रीनल फेलियर बोल रहे हैं। आपको पूरे सिस्टम में फैल जाएगा, जिसके कारण से आपको पूरे सिस्टम में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, पूरे बॉडी सिस्टम में। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ CRF, आपके 5 स्टेज होते हैं CRF के। तो ये स्टेज क्या बेस्ड किस पे बेस्ड होते हैं, आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो जो हम नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, हमने देखा है कि आपका 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे होता है। ठीक है, तो ये आपका GFR है, 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे, ये आपका GFR होता है, नॉर्मल GFR। ठीक है, तो क्रोनिक रीनल फेलियर कंडीशन में क्या क्या होता है आप देखते जाइएगा। GRF, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नॉर्मल किडनी में क्या होता है आपका 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। एंड स्टेज किडनी डिसीज या आपका क्रोनिक रीनल फेलियर का हो जाता है 10 ml पर मिनट। ठीक है, 10 ml पर मिनट और 14 लीटर पर डे। ठीक है, तो 10 ml पर मिनट या आपका 14 मिनट, आपका 14 लीटर पर डे कंडीशंस आपके हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट यूरिन का अमाउंट बाहर आता है, लेकिन आपका जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है वो आपको बाहर नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया कि 10 ml पर मिनट हो गया, 14 लीटर पर डे, मतलब कि यहाँ आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो पूरा डिक्रीज हो गया है। यहाँ पे आपको फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे आपका 180 लीटर बनना चाहिए था वहाँ पे आपका सिर्फ 14 लीटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जहाँ आपको 125 ml पर मिनट होना चाहिए था वो क्या हो गया, घट के 10 ml पर मिनट हो गया है। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी हमने पढ़ा है जब हमने फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा था, कि आपका 99%, मोर देन 99% जो वाटर होता है वो आपके ट्यूबुलर से क्या हो जाता है, रीसिक्रीट हो, मतलब रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, रीएब्जॉर्ब आपके ब्लड के थ्रू रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण से आपका 1 to 2% यूरिन ही रिमूव हो पाता है। लेकिन जब एंड स्टेज किडनी डिसीज होता है या क्रोनिक किडनी डिसीज होता है या क्रोनिक रीनल फेलियर होता है, तो आपका अप्रॉक्स 30% वाटर ही रीएब्जॉर्ब हो पाता है। ठीक है, तो रीअब्जॉर्ब हो पा रहा है। ठीक है, उसके बाद यूरिन आउटपुट देखेंगे, तो यूरिन आउटपुट क्या होता है आपका, यूरिन आउटपुट जो होना चाहिए नॉर्मल किडनी में क्या होता है 1 ml पर मिनट, मतलब 1 ml पर मिनट या 1.5 लीटर पर डे होता है। आपने देखा था 1 to 2 लीटर पर डे आपका जो यूरिन है वो रिमूव होता है आपके बॉडी से, नॉर्मल किडनी की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन एंड स्टेज किडनी डिसीज में क्या होता है आपका अप्रॉक्स 7 ml पर मिनट। ठीक है, अप्रॉक्स 7 ml पर मिनट और 10 लीटर पर डे। तो आपका जो यहाँ पे यूरिन आउटपुट है क्या हो गया है, बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो भी, आपका जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो क्या हो गया 99% से 30% हो गया। तो इसलिए आपका वो जो वाटर अमाउंट है, यूरिन अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकलेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में आपको क्या होता है, जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंडीशंस हो गया, पैथोफिजियोलॉजी हो गया आपका क्रोनिक रीनल फेलियर का। इसमें हम अभी आगे स्टेजेस देखेंगे, क्या क्या स्टेजेस होते हैं आपके क्रोनिक रीनल फेलियर के। ठीक है, तो ये आपके स्टेजेस, द 5 स्टेजेस ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज या क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है, स्टेजेस है, उसके डिस्क्रिप्शन है, उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है और किडनी फंक्शन डिटोरिएशन है, मतलब कितना % ये डिटोरिएट होते जा रहा है। ठीक है, तो हम फर्स्ट बात करेंगे, तो फर्स्ट क्या है आपका किडनी डैमेज। ठीक है, किडनी डैमेज प्रोटीन इन यूरिन। ठीक है, किडनी डैमेज होने के कारण आपके प्रोटीन का अमाउंट यूरिन में एंड नॉर्मल GFR। ठीक है, एंड नॉर्मल GFR, तो यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो गया, मोर देन 90, मतलब 90 ml पर मिनट। अब ये क्या होता है, धीरे धीरे घटते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 ml, मोर देन 90 ml पर। ठीक है, और यहाँ पे किडनी फंक्शन डिटोरिएशन आपका 50 to 60%, यहाँ पे आपका किडनी जो है 50 से 60% डिटोरिएट हो चुका है। ठीक है, जिसके कारण से सब कंडीशन हुआ है। दूसरा स्टेज है आपका
किडनी डैमेज एंड माइल्ड डिक्रीज इन जीएफआर। अब यहाँ पे डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है, किडनी डैमेज हो गया, अब यहाँ पे आपका डिक्रीज इन जीएफआर, माइल्ड डिक्रीज, माइल्ड मतलब थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसमें आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना हो गया है 60 to 88। यहाँ पे आपको 60 to 88 ml पर मिनट का यहाँ पे जीएफआर हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको किडनी का डिटोरेशन कैसे हो गया 60 to 70%, 60 से 70% यहाँ पे किडनी डैमेज हो गया है। थर्ड स्टेज देखेंगे, आपका थर्ड स्टेज है मॉडरेट डिक्रीज इन जीएफआर। अब थोड़ा ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे मॉडरेट डिक्रीज इन जीएफआर, मॉडरेट डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 30 to 59, 30 से 59 ml पर मिनट का, ठीक है। यहाँ पे डिटोरेशन का परसेंटेज और बढ़ जा रहा है, 70 to 77 या 77.5% बढ़ गया है आपको किडनी का डिटोरेशन या फंक्शन, ठीक है। उसके बाद स्टेज 4 है आपका सीवियर डिक्रीज इन जीएफआर। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो आपका 15 से 29 ml पर मिनट हो जा रहा है, ठीक है, 15 से 29 ml पर मिनट, ठीक है। तो ये आपको अब यहाँ पे किडनी फंक्शन डिटोरेशन, किडनी का जो फंक्शन है वो कितना परसेंट गिर जा रहा है यहाँ पे 77.5 to 85%। यहाँ पे आपका 77.5 से 85% किडनी का जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो गया है, डिटोरिएट हो गया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेज है आपको किडनी फेलियर। अब ये लास्ट स्टेज जो होता है वो किडनी फेलियर का होता है, क्योंकि अब यहाँ पे फंक्शन क्या है डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। फंक्शन डिक्रीज हो गया मतलब इसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होते जा रहा है, और आपका जो किडनी का जो डिटोरिएशन है, जो आपको ब्रेक डाउन है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है आपका। तो उस कंडीशन में सबसे लास्ट स्टेज जो होता है उसको हम बोलते हैं किडनी फेलियर, मतलब यहाँ पे आपका किडनी काम करना बंद कर देगा। दिस इज एंड स्टेज रीनल डिसीज, ठीक है। इसमें आपका सीधा डायलिसिस, या तो डायलिसिस का प्रोसेस होता है या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस होता है, बस इसमें आपको दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप डायलिसिस कर सकते हो या तो आप उस किडनी को ट्रांसप्लांट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है लेस देन 15 हो जाता है, ठीक है। और आपका 85% से ज़्यादा या 85% या 85% से ज़्यादा किडनी फंक्शन डेटोरिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये है 5 स्टेजेस होते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज के, जिसमें से आपको स्टार्ट होते जाता है जहाँ नॉर्मल होता है, उसके बाद थोड़ा डिक्रीज होता है, उसके बाद और डिक्रीज होता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा डिक्रीज होता है, देन आपको सीवियर कंडीशन हो जाता है, जिसको हम सीवियर कंडीशन में आपको जीएफआर चला जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसके कारण से आपको किडनी फेलियर हो जाता है। और उस कंडीशन में हम सिर्फ दो ही कंडीशन कर सकते हैं, या तो डायलिसिस कर सकते हैं या किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे क्या होता है डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल सिम्टम्स, ठीक है, क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशन, कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, हाइपरटेंशन, ठीक है, ड्यू टू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन और फ्रॉम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेशन, ठीक है। तो हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका सोडियम और वाटर का रिटेंशन बढ़ जाता है, और जो आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो अभी एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण से आपका ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ब्लड का फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका कंडीशन होता है जिसमें आपका सोडियम और वाटर का अमाउंट जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण से आपका हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन होता है हार्ट फेलियर एंड एडिमा ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड, क्योंकि आपकी बॉडी में फ्लूइड का ओवरलोड हो जाता है, जिसके कारण से आपका हार्ट जो है काम अच्छे से नहीं करता, जिसको हम हार्ट फेलियर बोल सकते हैं, ठीक है। पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस क्यों हो रहा है, ड्यू टू इरिटेशन ऑफ पेरिकार्डियल लाइनिंग, जो पेरिकार्डियल मसल होता है उसमें क्या होता है इरिटेशन होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि आपका यूरेमिक टॉक्सिन्स होता है। यूरेमिक टॉक्सिन्स का मतलब हमने देख लिया था कि आपके बॉडी में क्या हुआ था, जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया या आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसका अमाउंट आपके ब्लड में बढ़ गया था, जो जाके डिपॉजिट हो जाता है आपके पेरिकार्डियल के लाइनिंग पे, जिसके कारण से आपका जो मसल्स है, हार्ट मसल्स है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, जिसके कारण से आपको हो जाता है पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। दूसरा रीजन है आपका डर्मेटोलॉजिक मैनिफेस्टेशन, ठीक है, सॉरी रीजन बोलता हूँ, दोनों सिम्टम्स, डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, तब क्रोनिक रीनल फेलियर के कारण के क्या के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। सीवियर प्रोराइटिस इज कॉमन, सीवियर प्रोराइटिस मतलब आपके क्रोनिक रीनल डिसीज के कारण या क्रोनिक रीनल फेलियर के कारण आपको सीवियर प्रोराइटिस भी हो सकता है। प्रोराइटिस का मतलब हो जाता है आपका इचीनेस या आपके अनप्लीजेंट सेंसेशन ऑफ द स्किन
ठीक है, जिसके कारण से आपका उर्ज टू स्क्रैच, मतलब आप एक समझ लो खाज खुजली बोलते हैं ना, खुजली, उस टाइप का कंडीशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुजली, जिसके कारण से आपके स्क्रैचेस मतलब बहुत खुजाते जाएंगे, जिसके कारण से आपको स्क्रैचेस आते जाएगा, तो उसको हम बोल रहे हैं सीवियर प्रोराइटिस इज कॉमन, ये कॉमन होता है क्रोनिक रीनल फेलियर में। ठीक है, उसके बाद आपका यूरेमिक फ्रॉस्ट, द डिपॉजिट ऑफ यूरिया क्रिस्टल ऑन द स्किन। यूरेमिक फ्रॉस्ट का मतलब है आपका येलो या व्हाइट यूरिया क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाता है आपके स्किन में, तो ये भी आपका क्रोनिक रीनल फेलियर का सिम्टम्स है। ठीक है, उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन, तो यहाँ पे आपको गैस्ट्रो रीनल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है आपका एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है आपका दिस इज एनोरेक्सिया इज अ ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है आपका जो बॉडी वेट है आपका एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब लो हो जाता है। क्यों हो जाता है लो? क्योंकि यहाँ पे आपको एक फियर हो जाता है, दिस इज अ इंटेंस ऑफ फियर ऑफ वेट गेन। ठीक है, तो एनोरेक्सिया में आपका कंडीशन क्या होता है, आपको डर हो जाता है कि मेरा वेट बढ़ जाएगा, उसके कारण से आप खाना छोड़ देते हैं, जिसके कारण से आपको सडन लॉस हो जाता, सडन वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम एनोरेक्सिया बोलते हैं। नोजिया, फीलिंग लाइक वोमिटिंग, वोमिटिंग भी हो जाएगा, और आपका एक कपस मतलब आपका होता है हिचकी आना, आपको बहुत ज़्यादा हिचकी आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्रोनिक रीनल फेलियर के कंडीशंस हैं। ठीक है, ये आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन के मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में डिस्टर्बेंस के कारण होता है। इसको भी देखेंगे कि आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है। ठीक है, द पेशेंट ब्रेथ में हैव द ऑर्डर ऑफ यूरिन। ठीक है, ये आपको जब आप सांस लेंगे या सांस छोड़ेंगे तो आपको यूरिन का स्मेल आएगा। ठीक है, क्यों यूरिन का स्मेल आएगा? क्योंकि यहाँ पे आपका यूरिक एसिड डिपोजिशन, मतलब जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसका डिपोजिशन हो जाता है आपके बॉडी में, यूरिया और नाइट्रोजन वेस्ट का, जो आपके ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते रहता है, और उसी के थ्रू आपका ऑक्सीजन जब एक्सचेंज होता है तो आपका वो स्मेल चला जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से आप जब ऑर्डर या ब्रीथिंग कंडीशन में आपको जो ऑर्डर आएगा वो यूरिन का आएगा। ठीक है, तो ये आपका कंडीशंस, आपके मैनिफेस्टेशंस होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर के। देन हम देखेंगे डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, क्या क्या डायग्नोस्टिक फाइंडिंग हो सकते हैं, तो जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को देखेंगे हम। ठीक है, उससे पता लगेगा कि हम इस क्या मतलब ये कंडीशंस कितना क्रिटिकल है या कितना एक्सेप्टेबल है। ठीक है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन की भी स्टडी करेंगे। एसिडोसिस, ठीक है, ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द किडनी टू एक्सेस इंक्रीज द लोड, तो एसिडोसिस आपको क्या कंडीशन होता है, इसमें आपका इंक्रीज एसिडिटी इन ब्लड, एसिड का अमाउंट आपके ब्लड में बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप क्रोनिक रीनल फेलियर में आपका जो किडनी होता है उसको रिमूव नहीं कर पाता है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, लेवल को स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एनीमिया, एनीमिया भी आपका कंडीशन होता है जिसमें आपके ब्लड का फॉर्मेशन या रेड ब्लड सेल का काउंटिंग कम हो जाता है। ठीक है, तो एनीमिया, इसको भी हम देखेंगे, ब्लड सेल फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम एंड फास्फोरस इम्बैलेंस, आपका यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस इम्बैलेंस भी हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपका हाइपो कैल्शियमिया है, जिसमें आपके जो बॉडी में कैल्शियम का लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हाइपो का मतलब होता है कम, कैल्शियम मतलब कैल्शियमिया मतलब कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन फास्फोरस, तो आपके फास्फोरस का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा आपके बॉडी में। ठीक है, तो ये लेवल का भी हम स्टडी कर लेंगे, ये आप पैथोलॉजी लैब से ये सब चीज कर सकते हैं, जिससे आप डायग्नोस कर पाएंगे कि आपको क्रोनिक रीनल फेलियर का कौन सा स्टेज है। देन हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जब आपको क्रोनिक रीनल फेलियर होता है। ठीक है, तो इसमें आपका होता है हाइपर कैलेमिया। ठीक है, हाइपर कैलेमिया मतलब होता है आपका पोटेशियम का अमाउंट बढ़ जाना। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज एक्सक्रीशन, क्योंकि आपका एक्सक्रीशन अच्छे से नहीं हो पाता, जिसके कारण से आपकी बॉडी में, क्योंकि पोटेशियम को आपकी बॉडी से रिमूव होना रहता है, जिसके कारण रिमूव नहीं हो पाता, जिसके कारण से आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में पोटेशियम का अमाउंट बढ़ जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं हाइपर कैलेमिया। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये भी हम अभी कुछ देर पहले देखिए कि आपका एसिडोसिस क्या होता है, एसिडिटी मतलब इंक्रीज एसिडिटी इन ब्लड। ठीक है, तो इसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोल रहे हैं। कैटाबोलिज्म एंड एक्सेसिव इंटेक, ठीक है, एक्सेसिव इंटेक भी बढ़ जाता है, तो आपका डाइट, मेडिसिन एंड फ्लूइड। ठीक है, तो ये आपके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, आपका पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस का मतलब ही है आपका, जब हम अभी अभी देखें कि आपका यूरेमिक कंडीशन के कारण आपका यूरिया और वेस्ट प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ जाता है आपके ब्लड में, जिसके कारण से जो आपका इफेक्ट करता है आपके पेरिकार्डियल मसल्स को। ठीक है, तो उसी को हम पेरिकार्डिस बोलते हैं, डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, पेरिकार्डियल मसल में पेरिकार्डियल इफ्यूजन,
ठीक है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन मतलब आपका जो आपके पेरिकार्डियल मसल्स है, पेरिकार्डियल मसल्स में आपका इफ्यूजन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। जो आपके पेरिकार्डियल मसल है उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण से आपका हार्ट मसल अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद है आपका पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, ठीक है, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। ठीक है। तो इसमें आपको क्या हो जाता है, आपका फ्लूइड ज़्यादा भर जाता है जिसके कारण से आपके हार्ट में कंप्रेशन हो जाता है। ठीक है। फ्लूइड ज़्यादा भरने के कारण आपके हार्ट में, ये आपका हार्ट है, ठीक है, आपका ये सराउंडिंग में पेरिकार्डियल मसल है जिसमें आपको फ्लूइड का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है। जिसके कारण से आपका जो हार्ट मसल है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा, आपका कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है। ये आपका एरो का साइन जो है कंप्रेस कर रहा है, तो ये आपका कंप्रेस होगा जिसके कारण से आपके हार्ट मसल संकुचित होने की कोशिश, मतलब संकुचित हो सकते हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं यहाँ पे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। ठीक है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। ठीक है। ड्यू टू रिटेंशन ऑफ यूरिनरी वेस्ट, ये हम देख लिए हैं कि आपके जो ये सब वेस्ट जो है आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, उसके कारण उनका डिपोजिशन हो जाता है, तो ये सब कंडीशंस होते हैं। ठीक है। हाइपरटेंशन ड्यू टू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, यह हाइपरटेंशन होता है क्योंकि आपका सोडियम वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, आपकी बॉडी में सोडियम और वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है जिसके कारण से आपका हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है। एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, आपका एनीमिया भी हो जाता है क्यों होता है, क्योंकि आपका इरिथ्रोपोइटिन डिक्रीज हो जाता है, ब्लड का बनना कम हो जाता है। ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन डिक्रीज, आरबीसी लाइफ स्पेन, आरबीसी लाइफ स्पेन भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। ब्लीडिंग इन जीआईटी फ्रॉम इरिटेटिंग टॉक्सिन्स, ब्लीडिंग होता है जीआईटी से जिसके कारण से आपको ब्लड का लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है जिसको हम एनीमिया बोल सकते हैं। एंड अल्सर फॉर्मेशन, अल्सर फॉर्मेशन भी हो जाता है। एंड ब्लड लॉस ड्यूरिंग हिमोलाइज, आपका हीमोडायलिसिस के टाइम पे आपको ब्लड का लॉस भी बहुत होता है। ठीक है। तो ये सब रीजन होते हैं एनीमिया के। आपका बोन डिसीज भी होता है क्योंकि यहाँ पे आपको मेटास्टेटिक्स एंड वस्कुलर क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो आपका बोन डिसीज होता है, मेटास्टेटिक होता है, वस्कुलर कैल्सिफिकेशन भी होता है, तो बोन डिसीज। ठीक है। बोन डिसीज भी आपको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पे आपका इथ्रोपोइटिन भी डिक्रीज होगा, तो बोन डिसीज भी आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ठीक है। मेटास्टेटिक्स मतलब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है कैंसर के लिए, या प्राइमरी फंक्शनल जो कैंसर होता है उसको हम मेटास्टेटिक बोलते हैं, या आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ कैंसर सेल होता है जिसको हम मेटास्टेटिक्स बोल रहे हैं। वस्कुलर कैल्सिफिकेशन, जो आपके वस्कुलर्स है उसमें आपका कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, कैल्शियम का डिटोरेशन होते जाएगा। ठीक है। ड्यू टू रिटेंशन ऑफ फास्फोरस, क्यों हो रहा है ये, कि आपके फास्फोरस का अमाउंट क्या हो जा रहा है यहाँ पे, फास्फोरस रुक जा रहा है जिसके कारण से आपको फास्फोरस का अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये सब कंडीशंस होते हैं जिसके कारण से आपका मतलब ये आपका कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है आपके। ठीक है। अब तो इसमें क्या है, आपको फास्फोरस का अमाउंट बढ़ा जिसके कारण से आपको ये सब कंडीशन हो रहा है जिसमें बोन डिसीज है, मेटास्टेटिक आपका कंडीशन है, और वस्कुलर कैल्सिफिकेशन है। ठीक है। और आपके कंडीशन किसके कारण हो रहा है, लो सीरम कैल्शियम लेवल, आपका जो सीरम कैल्शियम लेवल है वो आपका डिक्रीज हो रहा है जिसको हम हाइपोकैल्सीमिया बोल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद एब नॉर्मल विटामिन डी मेटाबॉलिज्म, आपको विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म भी एब नॉर्मल हो जाएगा जिसके कारण से आपका ब्लड का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगा। ठीक है। एलिवेटेड एल्यूमिनियम लेवल, आपका जो एल्यूमिनियम का लेवल है आपके बॉडी में, एल्यूमिनियम का लेवल है वो क्या हो जाएगा, सडन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब आपके कॉम्प्लिकेशन कंडीशंस है क्रोनिक रीनल फेलियर के। ठीक है। देन हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है। क्रोनिक रीनल फेलियर का अगर ट्रीटमेंट देखा जाए तो आपको फार्माकोलॉजिकल थेरेपी होती है जिसमें हम देते हैं उनको कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एसीटेट। ठीक है। ये आपको किस कंडीशन के लिए होता है, ये आपका कंडीशन होता है हाइपर फॉस्फेटेमिया, जब आपका फॉस्फेट का अमाउंट आपके बॉडी में बढ़ जाता है जिसके कारण से हमने कुछ देर पहले ही देखा क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है। जैसे आपका बोन डिसीज है, आपका मेटास्टेटिक्स है, आपका जो वेस्कुलर क्लासिफिकेशन है, ये आपका फास्फोरस की अधिकता के कारण ही हो रहा था, उसको फास्फोरस की अधिकता को कम करना है या आपको कैल्शियम का लेवल को बढ़ाना है। यहाँ पे आपको दो कंडीशन है, फास्फोरस के लेवल को कम करना है और कैल्शियम के अमाउंट को बढ़ाना है। तो इसके लिए हम जो ड्रग देते हैं दिस इज अ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एसीटेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एसीटेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर फास्फोटेमिया या आपका हाइपोकैल्सेमिया। ठीक है।
आपका एंटी सीजर ड्रग, दिस इज अ डायजापाम। डायजापाम जो होता है एंटी सीजर ड्रग होता है, जो आपको वेलियम के नाम से मार्केट में मिलता है। तो ये ड्रग, या आपको फेनिटोइन, दिस इज अ एंटी सीजर ड्रग, ठीक है, मतलब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये दोनों ड्रग जो है आपका, इन दोनों का रिमूवल जो होता है आपका किडनी के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये आपका जो एसिड बेस बैलेंस है या आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन करता है, जिसके कारण से आपका अगर इस ड्रग को लेते हैं तो इसका रिमूवल आपके किडनी से बढ़ जाता है, जिसके कारण से आपके जो नाइट्रोजनियस प्रोडक्ट है इनके साथ रिमूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ड्रग भी हम यूज कर सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर में, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, कि यहाँ पे आपका वाटर रिटेंशन और सोडियम रिटेंशन के कारण हाइपरटेंशन क्रिएट होता है, जिसको ट्रीट के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे सकते हैं, ठीक है। जो उसके लेवल को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है, डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जो आपको इपोजन के नाम से मिलता है, वो आपको एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए हम दे सकते हैं, जो आपकी क्रोनिक रीनल फेलियर के कारण हुआ है। तो ये आपको फार्माकोलॉजिकल थेरेपी होता है, ठीक है। उसमें दूसरा है आपका न्यूट्रिशनल थेरेपी, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल थेरेपी में भी हम कंडीशन दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एनोरेक्सिया हो जाता है, ठीक है, लो सोडियम, ठीक है, लो सोडियम कंपोनेंट देंगे, क्योंकि सोडियम का अमाउंट वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हम ऐसा कुछ देंगे जिसमें सोडियम का अमाउंट ना हो। लो CHON, जो आपके कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रिलेटेड चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट चीज़ें ना हो, ठीक है। लो पोटेशियम डाइट, आपके पोटेशियम डाइट को जो भी कम होने चाहिए वो चीज़ भी हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पोटेशियम का अमाउंट भी आपकी बॉडी में बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे न्यूट्रिशन देंगे जो ये सबसे कम हो, सोडियम से कम हो, CHON से कम हो और आपका पोटेशियम से कम हो, मतलब इसमें पोटेशियम का अमाउंट, सोडियम का अमाउंट और आपका ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड स्टेज है आपका डायलिसिस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके क्रोनिक रीनल फेलियर के कंडीशंस में, ठीक है। तो हम डायलिसिस देखेंगे कि क्या क्या होता है आपका डायलिसिस, ठीक है, ठीक है। तो डायलिसिस इज यूज्ड टू सब्सटीट्यूट सम किडनी फंक्शन ड्यूरिंग रीनल फेलियर। कुछ जो किडनी फंक्शन है उसका सब्सटीट्यूट होता है आपका डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस भी आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो डायलिसिस इज यूज्ड टू सब्सटीट्यूट मतलब उसकी जगह लेना है, सम किडनी फंक्शन ड्यूरिंग रीनल फेलियर। कुछ जो किडनी फंक्शन होता है रीनल फेलियर के टाइम पे, उसको हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं डायलिसिस के थ्रू। Dialysis is used to remove fluid and uremic waste product from the body when the kidney are unable to do so, ठीक है। तो आपका डायलिसिस क्या कर रहा है, आपके फ्लूइड को रिमूव करने का काम कर रहा है। यूरेमिक वेस्ट, जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो आपके ब्लड में यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट का अमाउंट बढ़ गया है, उसको रिमूव करने का काम करता है कौन, डायलिसिस। जो आपकी बॉडी, जो आपका किडनी उसको रिमूव नहीं कर पाता, उसको रिमूव करने के लिए हम डायलिसिस का यूज करते हैं, ठीक है। It may be indicated to treat patient with edema that do not respond to treat, ठीक है। तो एडिमा हो जाता है, उसको भी ट्रीट करने के लिए हम डायलिसिस यूज करते हैं, जो आपके नॉर्मल प्रोसेस में या कुछ ड्रग की प्रोसेस में नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका, अब ये कंडीशन होता है आपके दो, एक्यूट डायलिसिस और क्रोनिक डायलिसिस। किस किस कंडीशन में हम एक्यूट डायलिसिस का यूज करते हैं, किस किस कंडीशन में हम क्रोनिक डायलिसिस का यूज करते हैं। तो एक्यूट डायलिसिस की बात करेंगे तो एक्यूट डायलिसिस इज indicated when there is high and increasing level of serum potassium। उस कंडीशन में हम एक्यूट डायलेशन यूज करते हैं, डायलिसिस यूज करते हैं, जब आपका सीरम पोटेशियम लेवल हाई हो जाता है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है और इम्पेंडिंग पल्मोनरी एडिमा आ जाता है, ठीक है, मतलब हो जाता है। इंक्रीजिंग एसिडोसिस, आपका एसिड का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता है। पेरिकार्डाइसिस हो जाता है, पेरिकार्डाइटिस मतलब आपका पेरिकार्डियल मसल में पेरिकार्डियल मसल में जो होता है आपका जो यूरिया है या आपके नाइट्रोजनस वेस्ट है उसका डिपोजिशन हो जाता है उस कंडीशन में। एंड सीवियर कन्फ्यूजन, ठीक है, सीवियर कन्फ्यूजन के कंडीशन में हम एक्यूट डायलिसिस यूज करते हैं। इट में ऑल्सो यूज टू सर्टेन मेडिकेशंस और अदर टॉक्सिन्स इन ब्लड। इस और उस कंडीशन में यूज किया जाता है जब कोई आपके टॉक्सिक ड्रग है या आपके टॉक्सिक कोई एजेंट है जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, उसके लिए भी हम डायलिसिस यूज कर सकते हैं, मतलब एक्यूट डायलिसिस, ठीक है। देन हम देखते हैं क्रोनिक डायलिसिस। क्रोनिक डायलिसिस क्या होता है, ठीक है। तो क्रोनिक डायलिसिस में आप क्या होता है, क्रोनिक डायलिसिस, ठीक है, आपका मेंटेनेंस डायलिसिस इज इंडिकेटेड इन ESRD इन द फॉलोइंग इंस्टेंस।
ठीक है। जो क्रोनिक डायलिसिस या जो क्रोनिक डायलिसिस को हम मेंटेनेंस डायलिसिस बोलते हैं, क्योंकि ये मेंटेन करने का काम करता है, वो किस कंडीशन में किया जाता है, वो दिया जाता है आपका ESRD में, ठीक है, एंड स्टेज रीनल डिसीज के कंडीशन में किया जाता है, ठीक है। क्यों, मतलब क्या के कंडीशन हो सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ यूरेमिक साइन एंड सिम्टम्स अफेक्टिंग ऑल बॉडी सिस्टम। जब आपका यूरेमिक कंडीशन जो है वो आपके पूरे बॉडी सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट कर देता है, तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रोनिक डायलिसिस का यूज करते हैं। या हाइपर कैलेमिया एंड फ्लूइड ओवरलोड नॉट रिस्पॉन्सिव टू डायरेटिक्स एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन। जो आपका हाइपोकैलेमिया है, मतलब आपका पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाना या फ्लूइड ओवरलोड हो जाना, जो आपके डायरेटिक्स के थ्रू, डायरेटिक्स देने के बाद भी वो नहीं ठीक होता है, तब हम यूज करते हैं यहाँ पे क्रोनिक डायलिसिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायलिसिस, जिसमें हम दो पार्ट में देखे हैं इसको, एक्यूट डायलिसिस और क्रोनिक डायलिसिस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका डायलिसिस का एक प्रोसेस है जिसको हम बोल रहे हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, तो आपका इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस का, ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। तो पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, इट इज अ ट्रीटमेंट दैट यूजेस द लाइनिंग ऑफ एब्डोमिन एंड क्लीनिंग सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब आपके जो क्यों यूज किया जा रहा है या ट्रीटमेंट क्यों यूज किया जा रहा है, आपके जो एब्डोमिन का जो लाइनिंग होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जा रहा है। मतलब जो आपका कंडीशन होता है, एब्डोमिन कंडीशन, उसको क्लियर करने के लिए, मतलब आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, आपके बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, आपके ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, या आपके जो नाइट्रोजन जो प्रोडक्ट है, उसको क्या करना है, आपको बॉडी से रिमूव करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये आपके पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसमें जो हम सॉल्यूशन यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डायलिसेट, ठीक है। डायलिसेट, इसका जो सॉल्यूशन होता है उसको हम डायलिसेट बोल रहे हैं, जो आपके ब्लड को क्लीन करने का काम करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या प्रोसेस होता है। इंडवेलिंग कैथेटर्स, ठीक है, इंडवेलिंग कैथेटर्स, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, दिस इज अ इंडवेलिंग कैथेटर्स, ठीक है, इज इम्प्लांटेड इनटू दी पेरिटोनियम। आगे डायग्राम में देखेंगे कि आज कैसे आप इम्प्लांट करते हैं। इंडवेलिंग कैथेटर्स इज इम्प्लांटेड इनटू दी पेरिटोनियम, ये आपका इंडवेलिंग कैथेटर्स है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अ कनेक्टिंग ट्यूब इज अटैच टू द एक्सटर्नल एंड पेरिटोनियल कैथेटर टी ट्यूब, ठीक है। तो हम डायग्राम में देखेंगे आपको किस कंडीशन में ये होता है, ठीक है। तो आपका इंडवेलिंग कैथेटर्स इज इम्प्लांटेड इनटू द पेरिटोनियम और अ कनेक्टिंग ट्यूब इज अटैच टू द एक्सटर्नल एंड पेरिटोनियल कैथेटर्स, ठीक है। उसके बाद आप एक प्लास्टिक बैग ऑफ डायलिसिस, आपका डायलिसेट, जो डायलिसिस सॉल्यूशन है, डायलिसिस सॉल्यूशन इज इंसर्टेड टू द एंड ऑफ टी ट्यूब, द अदर एंड इज रिकैप, ठीक है। तो हम डायग्राम में देखेंगे कि आपका क्या कंडीशंस होता है, ठीक है। उसके बाद आपका डायलिसेट बैग इज रेज्ड टू शोल्डर लेवल एंड इन्फ्यूज्ड बाय ग्रेविटी इन दी पेरिटोनियल कैविटी। तो इसको क्या, जो डायलिसेट बैग होता है उसको हम क्या करेंगे, शोल्डर के स्टेज में रखेंगे, जिसके कारण से वो ग्रेविटी के थ्रू आपके पेरिटोनियल कैविटी में जाएगा। इन्फ्यूजन टाइम है आपका 10 मिनट्स पर 2 लीटर, 2 लीटर जो होता है आपका 10 मिनट में क्या हो जाएगा, इन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका ड्वेल टाइम होता है, मतलब रखने का टाइम होता है आपका 4 से 6 आवर्स का रहता है, डिपेंडिंग, मतलब ये आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। At the end of dwelling time, dialysis fluid may drain from the peritoneal cavity by gravity, ठीक है। अब आपका ड्वेलिंग टाइम के एंड के बाद जो आपका डायलिसिस फ्लूइड होता है वो बाहर निकल जाता है पेरिटोनियल कैविटी से बाय ग्रेविटी। ड्रेनिंग टाइम जो होता है आपका 10 to 20 मिनट्स होता है, 2 लीटर, जिसका आपको 10 to 20 मिनट पर 2 लीटर, ठीक है। 2 लीटर के लिए आपको 10 से 20 मिनट लगता है, और इस प्रोसीजर को हम रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इनवेलिंग कैथेटर्स है, इसको हम डायग्राम को तो देखते हैं कैसे आपका ये काम करता है, ठीक है। तो ये आपका एब्डोमिनल कैविटी होता है, ये आपका एब्डोमिनल कैविटी है, पूरा ये आपका एब्डोमिनल कैविटी होता है, जिसमें हम कैथेटर्स अप्लाई करें तो ये आपके कैथेटर मतलब डायलिटिक कैथेटर्स है, इसको हम बोल रहे हैं इनवेलिंग कैथेटर्स, ठीक है। ये आपके इनवेलिंग कैथेटर्स है जिसको आप इनपुट करा रहे हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग आपके डैकरॉन कफ होता है, आपका टेगनक्रॉफ कफ होता है, ठीक है।
तो ये आपका सबक्यूटेनियस लेयर होता है। सबक्यूटेनियस लेयर के होल आपका जो थ्रू सर्जरी हम ये सब परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेरिटोनल डायलिसिस। ठीक है, इसमें हमने पेरिटोनल डायलिसिस में क्या देखा था कि हमने देखा था इनड्वेलिंग कैथेटर्स इज इम्प्लांटेड। ठीक है, जो आपका कैथेटर्स है, ये आपका कैथेटर्स है, ये आपका कैथेटर्स है। ठीक है, इसको क्या किया गया है, इम्प्लांट किया गया है। इसको इम्प्लांट किया गया है इनटू पेरिटोनियम। जो अब ये आपका क्या है, पेरिटोनियम कैविटी है। ठीक है, ये आपका पेरिटोनियम कैविटी होता है, ये आपका उसका चूम डायग्राम है। पेरिटोनियम कैविटी है तो इसमें हमने इम्प्लांट कर दिया, ये आपका कैथेटर्स है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अ कनेक्टिंग ट्यूब इज अटैच टू द एक्सटर्नल एंड ऑफ द पेरिटोनियल कैथेटर टी ट्यूब। ठीक है, तो इसी को हम टी ट्यूब बोल रहे हैं। तो ये आपका अलग अलग पार्ट है उसका, जिसको हमने क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। ठीक है, तो उसी को हम टी ट्यूब बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये कंडीशन है, देखिए ये और ये, इसे देख लीजिए, ये और ये, इसी के कारण इसको हम टी ट्यूब बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको दोनों तरफ से करेक्ट हो गया। उसके बाद जो आपका प्लास्टिक बैग ऑफ आपका डाइसलेट सॉल्यूशन, ये आपका डाइसलेट सॉल्यूशन का प्लास्टिक बैग है। ठीक है, इंसर्टेड इनटू द टी टी ट्यूब। ये आपका टी ट्यूब में हम क्या कर देंगे, इसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, एंड ऑफ टी ट्यूब, ये आपके टी ट्यूब के एंड में आपको इंसर्ट कर दिया। जिस अब ये आपका, ठीक है, उसके बाद जो आपका डायलिसेट बैग है, ये आपका शोल्डर के इक्वल होना चाहिए, मतलब शोल्डर के क्या ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जिसके कारण से इसमें का जो डाइसलेट सॉल्यूशन है, आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, जो आप ग्रेविटी के थ्रू आपके पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है, आपका ग्रेविटी के थ्रू ये क्या होगा, पेरिटोनियल कैविटी में ट्रांसफर होगा। आपका पेरिटोनियल कैविटी में ट्रांसफर होगा। तो इसमें इन्फ्यूजन टाइम आपका क्या था, 2 लीटर जो होता है आपका 10 मिनट में चला जाता है। ठीक है, 2 लीटर जो है वो 10 मिनट में चला जाता है। और इसको रखने का जो टाइमिंग होता है 4 से 6 घंटे, 4 से 6 घंटे के लिए रखा जाता है, ताकि आपका जो डायलेशन है आपका अच्छे से, डायलिसिस जो है आपका अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन को फिर उसके बाद क्या होता है, जब आपका ड्रेनिंग, आपका जो ड्रेनिंग, ये आपका ड्रेनिंग ट्यूब, ड्रेनिंग बैग है। ठीक है, जो आपका जो स्पेयर जो आपका डायलिसेट होता है वो आपका ड्रेनिंग ट्यूब में, ड्रेनिंग पाउच में आ जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है आपके पेरिटोनियल डायलिसिस का। इस प्रोसेस को हम दोहराते जाते हैं, मतलब हर एक प्रोसेस के बाद इस प्रोसेस को क्या करते हैं, हम दोहराते जाते हैं। तो ऐसा कंडीशन में आपका डायलिसिस होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हमने जो डायसिलेट दिया, उसने क्या किया, आपके जो ब्लड है उसको क्या किया, उसने क्लीन किया। उसके बाद क्लीन करने के बाद ये ड्रेन हो जाता है, ये आपका बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन हो गया पेरिटोनियल डायलिसिस का। ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, अब हम देखते हैं हीमोडायलिसिस। व्हाट इज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस जो होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रोसेस होता है आपका किडनी फेलियर में, या आपका क्रोनिक रीनल फेलियर में। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग द ब्लड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका जो हेमोडायलिसिस प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है आपका ब्लड क्लींजिंग का, या आपके एक्यूमुलेशन वेस्ट प्रोडक्ट का। जो आपके ब्लड में एक्यूमुलेटेड प्रोडक्ट रहते हैं, जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, उसको जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जम जाते हैं, उसको रिमूव करने का या ब्लड को क्लीन करने का जो प्रोसेस होता है, उसी को हम बोल रहे हैं हीमोडायलिसिस। ठीक है, पेशेंट एक्सेस इज प्रिपेयर्ड एंड कैनुलेटेड सर्जिकली। जो आपका कैनुलेशन होता है वो आपका सर्जिकल के थ्रू, सर्जरी के थ्रू होता है। वन निडल इज इंसर्टेड टू दी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी में इंसर्ट किया जाता है। देन ब्लड फ्लो इज डायरेक्टेड टू डायलिसिस मशीन। ठीक है, तो आपका जो एक निडल होता है वो आपके ब्रेसियल, आप जो ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी जो हैंड में होता है उसमें लगाया जाता है, जिससे जो आपका ब्लड का फ्लो जो होता है वो उस, मतलब वहां से पाइप ले जाकर सीधा कहाँ डाल दिया जाता है, आपके डायलाइजर, या डायलाइजर उसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस मशीन, जिसके थ्रू डायलिसिस होना है। ठीक है, द मशीन इज इक्विप्ड विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सराउंडेड विद डायलिसिस सॉल्यूशन। जो आपका जो मशीन होता है, इक्विप्ड होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, जहाँ से आपका ब्लड जो है ट्रांसफर होगा, प्यूरिफाई होगा, ठीक है, क्लीन होगा, वेस्ट प्रोडक्ट से क्लीन होगा। ठीक है, उस वहाँ पे आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जो आपके डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू काम करता है। ठीक है, देन आपको वेस्ट प्रोडक्ट इज इन द ब्लड मूव्स द डायलिसिस सॉल्यूशन पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन बाय मींस
ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, जो आपका आपका जो डायलाइजर या डायलिसिस मशीन होता है उसमें आपका डायलिसिस सॉल्यूशन होता है, उसके साथ जाके मिक्स होता है। ठीक है, उसके साथ आपका ब्लड मूव होता है, आपका क्लीन होता है, आपका जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू आपका अच्छे से मूव करता है। ठीक है, और वो क्लीन होने का प्रोसेस चलता रहता है। एक्सेस वाटर इज ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड बाय वे ऑफ द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो उसी डायलाइजर मशीन के थ्रू आपका जो वाटर, आपके जो ब्लड में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको भी रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है, द ब्लड इज देन रिटर्न टू द वेन आफ्टर इट हैज बीन क्लियर। ठीक है, उसके बाद वो डायलाइजर मशीन में जो आपका क्लींजिंग का प्रोसेस होता है, तो क्लीन होने के बाद वो आपका ब्लड वेन में रिमूव हो जाता है। ठीक है, मतलब सॉरी, वेन में रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट मशीन है, जो आगे हम देखेंगे उसका डायग्राम, उसमें हमको समझ में आ जाएगा कि आपका कैसा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक डायलिसिस का कंडीशन है, जहाँ पे पेशेंट लेटा हुआ है, वो अपना काम भी कर सकता है। यह प्रोसेस होने तक कि आपका डायलिसिस मशीन होता है जिसमें आपका पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसको हम अब अच्छे से देखेंगे कि आपको किस टाइप से आपका हीमोडायलिसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये है आपका हीमोडायलिसिस का प्रोसेस। ठीक है, ये होता है आपका हीमोडायलिसिस का प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आपका ये पेशेंट है। ठीक है, ये आपका ये पेशेंट हो गया। अब इसमें आप हमने पढ़ा कि आपका जो एक नीडल होता है वो आर्टरी, ब्रेशियल आर्टरी, यहाँ पे ब्रेशियल आर्टरी होता है, वहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ब्रेशियल आर्टरी में इंसर्ट कर दिया गया, ये ब्रेशियल आर्टरी में इंसर्ट कर दिया गया। ठीक है, वहाँ से आपका ब्लड जो है इस मशीन में जाता है। ठीक है, इस मशीन में रिमूव ब्लड फ्रॉम क्लींजिंग, यहाँ पे आपका रिमूवल का प्रोसेस चालू हो गया। आर्टियल प्रेशर भी आपका मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, ये आपका ब्लड पंपिंग मशीन है, यहाँ पे जो ब्लड को पंप करता है। उसके बाद आपका हिपेरिन पंप भी होता है। यहाँ पे हिपेरिन पंप जो होता है आपके ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है, टू प्रिवेंट क्लॉटिंग। ठीक है, क्लॉटिंग होने से बचाने के लिए हिपेरिन पंप भी होता है। ठीक है, यहाँ पे डायलाइजर इनफ्लो प्रेशर मॉनिटर, जो डायलाइजर का फ्लो भी है उसको भी मॉनिटर किया जाता है। तो यहाँ पे हम समझ लीजिए कि आपका ब्लड यहाँ पे प्यूरिफाई होने के लिए आ रहा है, क्लीन होने के लिए आ रहा है। यहाँ पे आपका एंटीकोगुलेंट एजेंट है जो उसको कोएगुलेटिंग को रोकता है। ठीक है, ये आपका डायलाइजर है, जहाँ पे आपका डायलिसिस फ्लूइड होता है, आपका डायलिसिस फ्लूइड होता है, जो आपके जो इंसर्ट किया जाता है ब्लड के साथ, वो मिक्स होता है। ठीक है, वही आपके ब्लड को क्लीन करने का काम करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये आपका डायलाइजर मशीन हो गया। ठीक है, आपका जो यूज्ड डायलिसिट है, यहाँ से आप डायलिसिट को इंटर कराएंगे, और जो आपका यूज्ड डायलिसिट है वो यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, वो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, आपके ब्लड को क्लीन करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपका ब्लड जो है आपका चला जाएगा, वहाँ पे आपका वेनस प्रेशर मेंटेन करने के लिए, जो आपके वेन का प्रेशर उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मॉनिटर रखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका ब्लड जो है प्यूरिफाई होकर दिस इज अ ट्रैप एंड एयर डिटेक्टर। ठीक है, जो आपका एयर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके ब्लड, आपको जब ब्लड दिया जाता है तो उसमें एयर का अमाउंट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए एयर ट्रैप और एयर डिटेक्टर भी लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका जो ब्लड है क्लीन होके, क्लीन ब्लड आपके बॉडी में वापस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है आपके हीमोडायलिसिस का, और यही प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्रोनिक रीनल फेलियर या क्रोनिक रीनल डिसीज या आपका रीनल फेलियर के कंडीशन में। ठीक है, देन हम देखते हैं आपका जो एक और कंडीशन होता है आपका ट्रीटमेंट के लिए, दिस इज अ किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट में डायरेक्ट आपकी किडनी को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर देता है, किडनी को दूसरे किडनी को दिया, मतलब डोनेशन के थ्रू आपका किडनी जो है क्या किया जाता है, किसी डोनेटर का किडनी लेके आपकी किडनी से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब रिप्लेस नहीं बोलेंगे, मतलब आप में नया किडनी लगाया जाता है। ठीक है, रिजेक्शन एंड इन्फेक्शन रिमेन द मेजर कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी। ठीक है, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में आपका रिजेक्शन और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये आपके दूसरे किसी ह्यूमन का किडनी आपके बॉडी में लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण ये जो रिजेक्शन के चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, टी और बी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन द रिजेक्शन रिस्पॉन्स। ठीक है, जो टी
लिम्फोसाइट से और बी लिम्फोसाइट से, यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके रिजेक्शन के लिए, क्योंकि आपका ये WBC का पार्ट होता है। ठीक है, टू रिड्यूस द रिजेक्शन प्रोसेस इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स आर गिवन। ठीक है, जो आप रिजेक्शन प्रोसेस है उसको रिमूव करने के लिए, मतलब आपका रिजेक्शन ना हो, इस प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, इम्यूनोसप्रेसिव मतलब जो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर दे, सप्रेस कर दे, ऐसा ड्रग दिया जाता है ताकि आपका जो इम्यून है वो रिस्पॉन्स ना कर पाए और आपकी किडनी को, जो ट्रांसप्लांट किडनी है उसको रिमूव रिजेक्ट ना कर पाए। ठीक है, लेकिन हमको इस कंडीशन में भी आपका देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने इम्यून को क्या कर दिया है, सप्रेस कर दिया है, तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वॉच आउट फॉर इन्फेक्शन आफ्टर इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस। ठीक है, क्योंकि आपका इम्यून अब यहाँ पे कम हो गया, जिसके कारण से आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो उसको भी हमको वॉच आउट करते रहना। तो ये भी आपका एक कंडीशन होता है किडनी ट्रांसप्लांट, जो किडनी फेलियर के टाइम पे रिक्वायर होता है। ठीक है, या नीड होता है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका पूरा क्रोनिक रीनल फेलियर, उसका सिम्टम्स, उसका कॉजेस, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट और आपके डायलिसिस भी कंप्लीट होता है।